ठीक है, फंक्शन जो है वो रिलेशन ही है, एक टाइप का रिलेशन ही है, बट किस टाइप का रिलेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें बोला गया है कि लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बहुत बढ़िया, नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ए फंक्शन if every element in x has a unique image in y and we write f is equal to x to y। ठीक है, f is a function from x to y। अब ये क्या चीज है, इसको कैसे लिखा गया, क्या मतलब है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ी आसान सा डेफिनेशन दिया है, जो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। एनसीईआरटी के बुक में बड़ा ही खतरनाक टाइप का डेफिनेशन है, बट समझ में आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन का मतलब क्या समझाया गया है। मान लेते मैं कुछ कुछ रिलेशंस ले लेता हूं, बहुत सारे रिलेशन ले लेता हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन ले लेता हूं। ठीक है, रिलेशन जो होगा दो सेट के बीच में होगा। ठीक है, मान लेते ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y। ठीक है, ये पहला केस, केस वन। आप लोग सबको एरो डायग्राम पता है, मैंने एरो डायग्राम बताया हुआ था। पता है या नहीं पता है? पता है। पता होना चाहिए। इसको केस टू ले लिया हमने, इसको केस थ्री ले लिया हमने, चलो ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। ठीक है, चीजें क्या हो रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। चीजें, हमारा जो रिलेशन है वो एक्स से लेके वाई तक में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, एक्स से लेके वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ठीक है, और y में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, चलिए ई तक ही लेते हैं, कुछ भी एलिमेंट ले लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। और y में मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, कि a जो है यहां से लेके यहां तक ऐसे 1, b जो है यहां से लेके यहां तक ऐसे 3, c जो है यहां से लेके यहां तक 7, तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इस एरो डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन है हमारा। ठीक है, इस एरो डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए फटाफट, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कोई सेट है x जिसके अंदर एलिमेंट है a b c d e। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा सेट है y जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला केस बता रहा है कि हमारा कुछ कंडीशन रिलेशन में ऐसा दिया गया होगा कि a जो है 1 के साथ जुड़ा हुआ है, b जो है 3 के साथ जुड़ा हुआ है, और c जो है वो 7 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इतना ही रिलेशन बना हुआ है। अगर इसमें अगर डोमेन बोला जाए तो इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें डोमेन कितना आ जाएगा पहला केस में, ए बी सी, ए बी सी, और इसमें रेंज हमारा कितना आ जाएगा, 1 3 7। 1 3 7। हमें सेट दिया गया था ए बी सी डी ई, बट उसमें हमारा डोमेन कितना आया ए बी सी। हमारा सेट दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से रेंज हमारा कितना आया 1 3 7। ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, और चलिए ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ले लेते हैं, चलिए। ठीक है,
इससे क्या समझ में आ रहा है, सेकंड वाले सेट से, सेकंड वाले रिलेशन से हमें ये समझ में आ रहा है सेकंड वाला भी हमारे क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले मैं हल्का फुल्का एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम लोग समझेंगे कि तब अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड वाला रिलेशन क्या बता रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो ए जो है 1 के साथ जुड़ा हुआ है, बी जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सी जो है 3 और 5 तीनों के साथ, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, डी जो है 4 और 7 के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें अगर हमें पूछा जाए कि सेकंड वाले सेट में हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा सेकंड वाले केसेस में, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज कितना आएगा, बोलिए भाई। 1,3,4,5,7। 2 नहीं हो सकता क्या, हाँ 2 भी हो, 6 और 7, ठीक है, ये हमारा रेंज आएगा। थर्ड वाला केस हम लोग ले लेते हैं, थर्ड वाला केस कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला केस कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। रेंज में 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 है ना 6 की जगह। यस सर, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बस देख रहे हैं। ओहो उल्टा लिख दिया, ठीक है। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड वाले केस में अगर हम लोग डोमेन निकालें, तो थर्ड वाले केस में अगर हम लोग डोमेन निकाले, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। और हमारा रेंज अगर पूछा जाए कि रेंज ऑफ आर, ठीक है, ध्यान से समझ, बड़ा ही आसान है। रेंज ऑफ आर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ये तीनों केस जो बनाया मैंने, तीनों केस सबको समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है एक्चुअली में, कौन किसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन होगा रिलेशन का, कौन किसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहा है। आया समझ में? यस ठीक है, सिंपल सा फिगर है, सिंपल सा डायग्राम है, बट अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। हमें फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोला गया था, ध्यान से सुनिएगा। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। चलिए हमने एक्स एंड वाई दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, बहुत बढ़िया, एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। दूसरा चीज, देन ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, चलिए एक्स से वाई के बीच में एक रिलेशन है, इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि कौन से रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा, सबसे पहले ये हमें जानना है। इफ एवरी एलिमेंट इन x हैज ए यूनिक इमेज इन y, सबसे पहले क्या बोला गया, एवरी एलिमेंट इन x, एवरी एलिमेंट इन x मतलब पूरा का पूरा, इमेज मतलब अभी समझ लो y का वैल्यू, ठीक है, वो बाद में देखेंगे इमेज मतलब क्या, अभी बस समझ लो इमेज का मतलब, सारा चीजें समझेंगे। एवरी एलिमेंट इन x, एवरी एलिमेंट इन x का मतलब क्या हो गया, आप लोग पहले मेरे को यह समझाइए। एवरी एलिमेंट इन x का हर एक एलिमेंट के लिए हैज ए यूनिक इमेज इन y, यूनिक इमेज मतलब y का किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, x का सारा एलिमेंट्स। अब इसमें x का सारा एलिमेंट क्या y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? नो सर। तो क्या यह फंक्शन हो सकता है, बताइए? नो सर, नहीं हो, ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इन हैज एवरी एलिमेंट इन x हैज यूनिक इमेज इन y। इमेज मतलब मान लो चलो इसका जो आउटपुट y के साथ रिलेट होगा उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे a का इमेज कितना हो गया 1, b का इमेज कितना हो गया 3, c का इमेज कितना हो गया 7, उस तरीके से, ठीक है, यानी कि जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो x का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो इसमें तो x का तो d और e एलिमेंट का तो इमेज ही नहीं है, ठीक है, डी और ई एलिमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है दूसरे के साथ, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। जो हमने केस 1 देखा, केस 1 हमारा फंक्शन नहीं है। केस 1 हमारा फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया कि हमारा फंक्शन जो होगा x से लेके y के बीच में होगा। अगर x से लेके y के बीच में फंक्शन होगा तो x का सारा एलिमेंट खर्च हो जाना चाहिए, x का एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, बट इसमें तो x का दो एलिमेंट बचा ही हुआ है, d और e,
तो ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता। अब उसी चीज को देखते हुए मेरे को केस 2 बताइए, क्या केस 2 हमारा फंक्शन हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? ई सर इंडिकेट नहीं है। ई तो खर्च हुआ ही नहीं, ई तो अभी भी उसके पास ही है, ई तो किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि हमने ये समझ लिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन वाई। अब थोड़ा सा चीजों को डिटेल में और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एवरी एलिमेंट इन एक्स, चलिए एक्स का तो सारा का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, समझ में, हैज ए यूनिक इमेज इन वाई। ये वाले पॉइंट को अभी समझना है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब क्या होता है? एक अकेला सर। एक अकेला, यानी कि जो भी एक्स का एलिमेंट होगा वो वाई का एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, वाई का दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, तो यानी कि x का जो सबसे पहले सारा का सारा एलिमेंट यूज होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, x का सारा एलिमेंट यूज होना पड़ेगा, और वो जो x का एलिमेंट है वो y का एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, y का दो एलिमेंट के साथ एक साथ नहीं जुड़ा हुआ हो सकता है, वो एक बार में एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम थर्ड वाले केस को देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या x का सारा एलिमेंट यूज हो चुका है? यस सर। तो x का सारा एलिमेंट खर्च हो चुका है, तो ये चीज तो एक पॉइंट तो हमने प्रूफ कर दिया, एक पॉइंट तो चले हमें हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x, ये वाला चीजें हो रहा है। अब दूसरा चीजें ये चेक करना है कि x का सारा एलिमेंट जो y के साथ जुड़ा हुआ है वो y के एक एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या y के दो दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं देखूंगा तो a किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1 के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। b किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ, तो b भी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। c किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। क्या ऐसा कहीं पे हो रहा है जो c जो है 3 4 5 तीन एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। d किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3। हमें सिर्फ बोला गया है यूनिक एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। d जो है वो भी एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, दैट इज 3, यानी कि c में भी 3 से जुड़ा हुआ है, d भी 3 से जुड़ा हुआ है। बट हमें ये चीज नहीं देखना है कि दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है कि क्या आ रहा है, हमें ये देखना है कि c का एक वैल्यू आ रहा है कि दो वैल्यू आ रहा है। c का एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज 3। d का कितना वैल्यू आ रहा है? एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज 3। e का कितना वैल्यू आ रहा है? दैट इज 4। तो यानी कि एक तो सारा का सारा x का एलिमेंट यूज हो गया, और दूसरा चीज सारा का सारा एलिमेंट जो यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब सारा का सारा एक एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब y के बारे में कुछ बोला गया कि y का सारा एलिमेंट यूज होना पड़ेगा? अरे बताइए भाई, आप लोग इतना शांत हो जाते हैं, मेरे को कंफ्यूजन होने लगता है कि नेटवर्क खराब हो गया। नो सर, कुछ नहीं बोला गया। हाँ, कुछ नहीं बोला गया। तो यानी कि ये दो कंडीशन पूछा गया था, ये दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया। मैं और एग्जांपल बताऊंगा अभी जाके और क्लियर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। सेकंड थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक, कहां चला गया? हाँ, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहाँ पे चलो एलिमेंट है a b c d e। ठीक है, यहाँ पे चलो एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, 4। ठीक है, a जो है 1 के साथ जुड़ा हुआ है, b जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है, b जो है 3 के साथ जुड़ा हुआ है, c जो है 3 के साथ जुड़ा हुआ है। चलो पहले ऐसे नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं एग्जाम्पल को, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। 4 5 6 7 ऐसा ले लिया। C जो है 4 के साथ जुड़ा हुआ है, D जो है 5 के साथ जुड़ा हुआ है, E जो है वो 6 के साथ भी जुड़ा हुआ है, E जो है वो 7 के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फंक्शन होने के लिए सबसे पहला चीज क्या चेक करेंगे? फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चेक करेंगे?
सर एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के साथ रिलेशन में होना चाहिए। क्या एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के साथ जुड़ा हुआ है? सारा का सारा एलिमेंट खर्च हो गया एक्स का? जी सर। तो चलिए पहला पॉइंट वाला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बट यहां पे देखिए एक्स का एक एलिमेंट भी वाई के कितने एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? दो एलिमेंट। दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बोला गया कि जब हम x का वैल्यू b लेंगे तो y का वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू e ले लेंगे y का वैल्यू 6 और 7 आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें बोला गया है कि x का एक वैल्यू y का एक ही वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये नहीं बोला गया कि वो दोनों y का वैल्यू सेम हो, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं बोला गया है। तो ये हमारा फंक्शन हो सकता है कि c जो है वो भी 3 के साथ जुड़ा हो, d जो है वो भी 3 के साथ जुड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बोला गया कि एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए y का। C जो है वो भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, D जो है वो भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए ये फंक्शन हो गया। दूसरा वाला बोला गया है कि हमारा B जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, B जो है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक B होके वो दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। यानी कि फंक्शन एक इस तरीके का चीज है, एक मशीन है। फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। मान लेते हैं फंक्शन एक इस टाइप का मशीन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन एक इस टाइप का मशीन है। यहां से हम x को डालते हैं तो बाहर जो है y निकल के आता है, ठीक है। तो एक x का वैल्यू पुट करो तो y का एक ही वैल्यू निकलना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। बट अगर ऐसा हो जा रहा है कि एक x का वैल्यू पुट करने पे अगर एक से ज्यादा वैल्यू y का निकल के आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं y1 और y2, हमने एक x का वैल्यू पुट किया बट हमारे पास कितना? 2y का वैल्यू निकल के आ रहा है या एक से ज्यादा निकल के आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर मैं एक x का वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास एक ही y का वैल्यू आना चाहिए। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि 50 बार जो है वो सेम ही वैल्यू आ गया, 5 5 5 5 ऐसा ही वैल्यू आ रहा है, कितना भी नंबर पुट करो वो फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा कंडीशन इतना है कि एक वैल्यू डालूं तो एक वैल्यू निकले, चाहे वो वैल्यू पहले 50 बार आ चुका है, उससे नहीं मतलब है। एक वैल्यू पुट करूं तो एक ही वैल्यू आना चाहिए, बस इतना ही हमारा कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या? x का सारा वैल्यू डलाएगा, कंप्लीट वैल्यू, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, यानी कि x का सारा वैल्यू डलाएगा, ठीक है। और y में जो वैल्यू आएगा वो एक ही वैल्यू आना चाहिए। बट अगर ऐसा हो रहा है कि x का एक वैल्यू पुट कर दूं, एक वैल्यू डाल दूं और एक से ज्यादा वैल्यू बाहर निकल के आ रहा है, तो वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने b पुट किया x का वैल्यू तो मेरा दो वैल्यू निकल के आया 2 और 3। यहाँ पे हमने e पुट किया तो मेरा दो वैल्यू निकल के आया 6 और 7, ठीक है। और वहां पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने a पुट किया तो हमारा एक वैल्यू निकल के आया, b पुट किया तो हमारा एक वैल्यू निकल के आया 2, c पुट किया तो हमारा एक वैल्यू निकल के आया 3, d पुट किया तो हमारा एक वैल्यू निकल के आया 3। इससे कोई मतलब नहीं है कि 3 हमारा 50 बार आ जाए, बट हमारा कंडीशन यही है कि एक वैल्यू पुट करो तो एक वैल्यू आना चाहिए, d पुट किया तो एक वैल्यू आया, e पुट किया तो एक वैल्यू आया, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन हो गया और दूसरा वाला हमारा फंक्शन नहीं हो पाया। तो आप लोगों को क्या फंक्शन समझ में आया? किस तरीके का रिलेशन होगा फंक्शन? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? मेरा ध्वनि आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? बताइए, इतना मैं ऐसे चिल्ला रहा हूं क्या? हाँ आ रहा है तो हाँ आया तो बोला कीजिए। तो चलिए आप लोग मेरे को बताइए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? अगर मेरे पास मान लेते इस बार मैं आप लोग को ऐसे पूछ देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं आप लोग को ऐसे पूछ देता हूँ कि मेरे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B। A और B के बीच में मेरे को एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को हमें बोलना है फंक्शन। तो इसको फंक्शन कब बोला जाएगा? रिलेशन हमारा A से लेकर B तक है, यानी कि हमारा डोमेन वाला पार्ट किसका होगा? डोमेन वाला पार्ट A का होगा, ठीक है। और हमारा रेंज वाला पार्ट किसका होगा? रेंज वाला पार्ट B का होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि हमें बोला क्या है? रिलेशन या फिर फंक्शन फ्रॉम A टू B। फंक्शन मतलब क्या होता है? रिलेशन, यानी कि फंक्शन भी बोलूं या रिलेशन भी बोलूं, फंक्शन जो है रिलेशन का एक पार्ट है, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम A टू B। कर रहा है। हाँ वो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट क्या सबको दिक्कत हो रहा है साउंड सुनने में, या फिर एक ही बच्चे को या दो बच्चे को दिक्कत हो रहा है? सर थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है ना साउंड का दिक्कत? ओके। तो नेटवर्क ओके 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 ओके। तो जब भी आप लोग को दिक्कत हो ऐसा बता दीजिएगा, क्योंकि इसका तो मैं कुछ उपाय नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो सैटेलाइट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू जो होना है, ठीक है। तो इसका तो कुछ उपाय नहीं कर सकते हम लोग,
क्योंकि वो तो नेट का स्पीड ऑलरेडी सेट है जिस तरीके से वो आएगा। ठीक है, फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। रिलेशन होता है तो रिलेशन फ्रॉम बहुत ए टू, ज्यादा हाँ तो आपका भी नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बाबू, मेरा नेटवर्क के साथ। ठीक है, चलिए हम एक चीज करके देखते हैं, एक सेकेंड। तो जैसे रिलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेशन को हम लोग लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कोई भी दो सेट के बीच में बताते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे करके हम लोग बताते हैं। अब वो रिलेशन अगर हमारा फंक्शन बन जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी दो सेट के बीच में फंक्शन होगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा क्या होगा, ए से लेके बी तक फंक्शन। और जो डोमेन वाला जो पहले बोल दिया गया फ्रॉम ए टू बी, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ए से लेके बी तक है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या बताएगा, डोमेन बताएगा, और रेंज वाला पार्ट हमारा कौन बताएगा, बी बताएगा। अब बताइए ये रिलेशन को अगर फंक्शन होना पड़ जाए तो क्या क्या कंडीशन सबसे पहले उसको करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, सर ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज, और उन सब का एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। उन सबका एक ही वैल्यू होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए, कोई भी वैल्यू नहीं, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, मतलब एक टेक्निकल नाम है जिसको बोला जाता है इमेज। ठीक है, अब इमेज मतलब क्या होता है, आप अगर आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको खुद का इमेज दिखता है। ठीक है, आप अगर आईने के सामने खड़े होते हो तो आपका खुद का इमेज दिखता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए इसको फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एक और चीज देखिएगा, जो फंक्शन होता है, फंक्शन को कभी कभी प्यार से मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बोले या मैपिंग बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। मैपिंग का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब मैपिंग। ठीक है, तो कभी आप लोगों को मैपिंग बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में, कभी फंक्शन बोल दिया जाएगा, तो दोनों सेम मतलब है। ठीक है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, चलिए ए से लेके बी तक हमारे पास एक फंक्शन है कि रिलेशन है, पहले देखेंगे। और यहाँ पे चलो हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऐसे दिया हुआ है। चलो ABCD देते हैं, तब क्या थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ABCD ऐसे दिया गया। ठीक है, और रिलेशन कुछ इस तरीके का है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला चीज मेरे को बताइए, क्या मैंने जो ये रिलेशन लिखा, क्या वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। यस सर। कैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे है, आप मेरे को समझाइए कि क्यों ये फंक्शन होगा। ए एलिमेंट हर एक के साथ मिल रहा है, एलिमेंट है जो यूनिक सर इंडिकेट कर रहा है, एक दूसरे में एलिमेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि सबसे पहला चीज ए का सारा एलिमेंट यूज हो रहा है, दूसरा ए का जितना भी एलिमेंट है बी के साथ वो एक ही एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, तो जब रिलेशन फंक्शन बन जाता है, हम आर को छोड़ के एफ से भी ऐसे लिखाते हैं, और ये कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या बोला जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या नाम हो जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे बोला जाएगा इस चीज को। ठीक है, अब अगर इसमें अगर हमें पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन अगर पूछा जाए तो सबसे पहला चीज कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। जितना भी ए का एलिमेंट होगा, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बोला जाए, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बोल दिया जाए तो पूरा का पूरा जो सेट ए है वही हमारा डोमेन हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो पूरा का पूरा ए होता है, क्योंकि डोमेन का सारा एलिमेंट हमको यूज करना होता है, तो सारा एलिमेंट अगर हमको यूज करना है तो उसको कुछ बोलना ही नहीं है, वो हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फंक्शन हो गया, सॉरी डोमेन हो गया। दूसरा चीज, रेंज हमारा नहीं हो सकता, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 1 2 3, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो रेंज जो होगा हमेशा सबसेट होगा किसका, बी का। और एक चीज बताइए, अगर इसमें रेंज निकल गया तो इस बी वाले सेट का क्या नाम होगा, बी वाले सेट का क्या नाम हो जाएगा, पूरा का पूरा बी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन, वेरी गुड, कोडोमेन। इसका नाम क्या हो जाता है,
कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन हमारा कितना आ जाएगा, कोडोमेन हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा हो गया कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें अगर पूछा, सबसे पहले कौन है, एरो किसकी तरफ जा रहा है, ए से लेकर 1 की तरफ जा रहा है। तो हमें अगर पूछा जाएगा कि इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ, तो इमेज ऑफ ए कितना आ जाएगा 1। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि प्री इमेज ऑफ 1, यानी कि इमेज से पहले वाला, प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा। आया समझ में? तो किसको प्री इमेज बोला जाता है, किसको इमेज बोला जाता है, आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, यस सर। अगर हमें पूछा जाए कि इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी कितना हो जाएगा 2, और प्री इमेज ऑफ 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इमेज और प्री इमेज इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है उसका इमेज होगा A1, उसका प्री इमेज हो जाएगा A। ठीक है, तो हमने डोमेन देख लिया, हमने रेंज देख लिया, हमने कोडोमेन देख लिया। रेंज जो होगा वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़े हैं। और फंक्शन का एक और नाम होता है मैपिंग। अब ये जो फंक्शन हमारा ए से लेके बी तक लिखा गया, इसको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, इसको लिखने का, ये फंक्शन जो हमारा ए से लेके बी तक लिखा गया, इसको लिखने का एक तरीका है। इसको कैसे लिखा जाता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये जो ऊपर हमने फंक्शन बताया उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा वो ए से लेके बी तक होगा। यानी कि ए जो होगा, ए हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ए वाला पार्ट जो है ये हमारा डोमेन होगा और इसका सारा का सारा एलिमेंट यूज होना पड़ेगा। और बी जो है, बी हमारा कोडोमेन होगा। रेंज नहीं होगा, वो हमारा कोडोमेन होगा, रेंज इसके अंदर से निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि कभी भी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन को लिखने का सिंबल है। ठीक है, जैसे प्लस को लिखते हैं इस सिंबल से, माइनस को लिखते हैं इस सिंबल से, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है, डिवीजन का सिंबल ये होता है। ठीक उसी तरीके से फंक्शन को दर्शाने का एक सिंबल होता है कि हम दुनिया वालों को कैसे बताएंगे कि हम फंक्शन कर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, एक सिंबल निकाल दिया। एफ का मतलब क्या, फंक्शन। और वो फंक्शन कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक, यानी कि ए से लेके बी तक मतलब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा डोमेन, बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा कोडोमेन। जो भी रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन बी। अगर ऊपर वाला जो हमने x से लेके y तक किया था, अगर x से लेके y तक ये वाला फंक्शन, अगर इसको पूछा जाए कि इस फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ये x से लेके y तक था, तो इसको लिखा जाएगा फंक्शन फ्रॉम डोमेन x टू कोडोमेन y, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो स्टार्टिंग में क्या चीजें देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जैसे हम लोग अंदर घुसते जाते हैं, चीजें पढ़ते जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें समझ में आता है। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बहुत बढ़िया, दो नॉन एम्प्टी सेट होगा। देन ए रिलेशन फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ए फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन बोला जाता होगा, किस रिलेशन को, इफ एवरी एलिमेंट इन x हैज अ यूनिक एलिमेंट इन यूनिक इमेज इन y। इमेज का मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। एंड वी राइट इट एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ गया। इतना सारा चीजें जो हमने पढ़ा, इस पढ़ने का कुछ कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। दस ए रिलेशन फ्रॉम x टू y इज ए फंक्शन इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x। हमने अभी पढ़ा कि अगर फंक्शन फ्रॉम x टू y है, फंक्शन फ्रॉम x से लेके y है, तो पूरा का पूरा x हमारा क्या होना पड़ेगा, डोमेन होना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन का सारा एलिमेंट खर्च होना पड़ेगा। अगर एक भी एलिमेंट बचा रह गया तो वो नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ पे बताया भी है, आप लोग देख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, यानी कि जो पहले वाला लिखा जाता है वही हमारा डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें बोला गया। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कभी भी दो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यही चीज बताया था, ये हमारा फंक्शन नहीं था, दिस इज नॉट फंक्शन, सॉरी ये नहीं, ऊपर दिस इज नॉट फंक्शन, मैंने ये कहा, हाँ दिस इज नॉट फंक्शन मैंने बताया था, क्योंकि इसका कितना किसी का भी एक, यानी कि ये क्या हो गया b,2 और b,3, कभी भी दो एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक x का दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही चीज बोला गया।
इन हैव द सेम फर्स्ट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को क्या थोड़ा सा मैथमेटिकली बताया गया। इफ x, y बिलोंग्स टू f, कोई भी अगर एलिमेंट है हमारे पास x, y, कोई भी अगर एलिमेंट है हमारे पास x, y अगर किसी फंक्शन पे बिलोंग करता है, तो ये जो x होगा ऑटोमेटिकली, सॉरी, यू राइट fx इक्वल टू y। ओके, ठीक है। मतलब फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है, वही चीज बोला गया है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट आ गया x, y, अगर फंक्शन का एलिमेंट आ गया, ठीक है, x, y अगर कोई भी फंक्शन का हमारे पास एलिमेंट आ गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, x के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, y जो होगा वो पूरा का पूरा x के साथ रिलेशन बनाएगा। मैं इसमें भी एक चीज थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट आया, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन का एलिमेंट इसी तरीके से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है, तो फंक्शन का एलिमेंट भी इसी तरीके से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो भी हमारा रिलेशन या फिर जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी कि रिलेशन में हमारे पास क्या होता था, r इक्वल टू समथिंग लिखा जाता था, तो हमारा जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा, यानी कि जो हमारा रिलेशन होगा x और y के बीच में जो रिलेशन होगा उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो x होता है उस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये जो x है, ये x है, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये जो y है, y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जांपल के तौर पे हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन को कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, रिलेशन को इस बार तो फंक्शन के रूप में लिखा जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लिख दिया जाएगा। या तो मैं इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी बोल सकता हूँ, x और y के बीच में रिलेशन, या तो y इक्वल टू एफ एक्स मैंने बोल दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से लिखते हैं। तो यानी कि जो भी हमारा रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम इस फॉर्म में दिखाएंगे, और इसका मतलब क्या, y एफ एक्स का मतलब y, यही मान लीजिए। जो भी हमारा रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लोग इस फॉर्म में दिखाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5, ये हमारा रिलेशन है। अब बताइए कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं, तो अगर वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है तो फंक्शन को दर्शाने का ये एक फॉर्म है। ठीक है, इफ x is a function from x to if f is a function from x to y, then domain of f is equal to x and range of f is a subset of y। मैंने अभी बताया था, क्योंकि y हमारा कोडोमेन होगा और जो भी रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। y is also called the codomain of f, वही चीज बताएगा। Image of a subset, if a is a subset of x then the image of a under f is defined as the image of a subset x। ठीक है, मतलब जो भी हमारा रेंज होगा या फिर जो भी हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ द सबसेट। कोई इस चीज का मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो मेन पॉइंट है कुछ ना कुछ, ड्रॉ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव फंक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ तक। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस चीज को समझिएगा। किसी किसी को लगा होगा कि सर यहाँ पे सर ने क्या बताया समझ में नहीं आया, उस चीज को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब इस टाइप का रिलेशन, अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इस तरीके से है तो ए का सारा एलिमेंट यूज होगा और हर एक ए के लिए वाई का बी का एक यूनिक एलिमेंट होगा। दूसरा चीज, ये फंक्शन क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ा। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि फंक्शन जो होता है उसका नाम मैपिंग भी होता है, और फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद एक पॉइंट हमने पढ़ा कि जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा, जो पहला सेट दिया जाएगा वो पूरा का पूरा डोमेन होगा। दूसरा चीज, रेंज जो होगा वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। तीसरा चीज, कोई भी रिलेशन को अगर हम लोग आर के फॉर्म में दिखाते थे कि आर जो होगा हमारा एक्स ग्रेटर देन वाई, इस तरीके से कुछ ना कुछ होता था। ठीक उसी तरीके से फंक्शन वाले फॉर्म को जो हम लोग है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स प्लस वाई, इस रिलेशन को दिखाने का ऐसे तरीका होता है। ठीक है, और जिसमें एक्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने इमेज और प्री इमेज के बारे में पढ़ा कि इमेज और प्री इमेज किसको बोला जाता है। अगर कोई फंक्शन है ए से लेके बी तक अगर जुड़ा हुआ है तो बी का जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे इमेज, और उससे जो ए का एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे प्री इमेज। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है एक बड़ा ही आसान सा। देखिए, लेट x इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट दिया गया है, y इक्वल टू हमारे पास एक सेट दिया गया है। बोला गया है कि लेट f इज इक्वल टू f x, y, x बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है। इसको जो फंक्शन का जो मतलब
जो संबंध है फंक्शन का, जो कंडीशन है वो क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, जो रिलेशन, मतलब रिलेशन में कुछ रिलेशन दिया जाता था फंक्शन में, उसी रिलेशन को एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें x कोमा y निकालने के लिए बोला गया है, x कोमा y निकालने के लिए बोला गया है, और हमारा रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का वैल्यू क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 और 4। ठीक है, और y का वैल्यू दिया गया है 1 4 9 16 25। हमें दिखाना है कि ये जो है वो रिलेशन है, सॉरी ये जो है वो फंक्शन है। तो इस बार फंक्शन है, यानी कि फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक है, फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उस चीज को हमें चेक करना है। सबसे पहले बताइए, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आएगा फंक्शन के अंदर। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है। अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1,1 हमारा फंक्शन के अंदर आ जाएगा। दूसरा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 2,4 हमारा आ जाएगा। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 9, तो 3,9 हमारा आ जाएगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 16, तो 4,16 हमारा आ जाएगा। तो फंक्शन के अंदर हमारा ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग, अब हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये फंक्शन है, तो हम बोलेंगे यस ऑब्वियसली फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि x का तो हर एक एलिमेंट यूटिलाइज हो गया 1 2 3 4, और दूसरा चीज, जो भी हमारा डोमेन, जो भी हमारा कोडोमेन था उसमें से हमारा सारा का सारा रेंज भी निकल गया, इमेज भी निकल गया, और सारा का सारा यूनिक भी है। इसको अगर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहें, डायग्राम के फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो ये हमारा था x और ये हमारा था y, इसके बीच में एक फंक्शन बना हुआ था। x में कितना एलिमेंट था 1 2 3 और 4, y में था 1 4 9 16 और 25। ठीक है, 1 जो है किसके साथ जुड़ा, 1 जो है 1 के साथ जुड़ा, 2 जो है 4 के साथ जुड़ा, 3 जो है 9 के साथ जुड़ा, और 4 जो है वो 16 के साथ जुड़ा। तो इसको भी देख के भी पता चल रहा है कि हमारा ये फंक्शन एक्चुअली में बन रहा है। ठीक है, ड्रॉ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव फंक्शन, तो अबव फंक्शन का हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड a, ऐसा बोला गया। तो आखिरी वाला समझते हैं, हमारा रिलेशन क्या दिया गया था, हमारा रिलेशन जो दिया गया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये भी बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा y है y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स हम कहीं भी लिख सकते हैं, एफ एक्स का मतलब y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है वो सेम चीज होता है। ठीक है, यानी कि x का कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो हमारा y का वैल्यू चेंज होते रहेगा, इसीलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, वो मतलब खुलेआम है, वो अपना कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, बट इस पे जैसे ही वैल्यू डाला जाएगा y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए x a का वैल्यू क्या बोला गया है 1 2 3, तो a का वैल्यू क्या बोला गया है, a का वैल्यू हमें पुट करना है 1 2 3। ठीक है, तो f ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब कितना 1। f ऑफ 2 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब 4। f ऑफ 3 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब कितना 9। तो ये f ऑफ 1 f ऑफ 2 और f ऑफ 3 हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो वही चीज इसमें दिया गया है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन भी निकाल रखा है, ताकि ये हमारा जो हमने फंक्शन निकाला बहुत बढ़िया, ये रेंज और डोमेन उसका निकाल दिया बहुत बढ़िया। यही चीज हमने अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दिखाया, इधर x है इधर y है और इनके बीच में जो रिलेशन है उसका नाम क्या है फंक्शन। ठीक है, और यही f ऑफ 2 निकाला, f ऑफ 3 निकाला, f ऑफ 4 निकाला। ठीक है, 2 3 4 था क्या, मैंने 1 2 3 लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 होगा तो ऐसा होगा। आया समझ में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया, बड़ा ही आसान है, बस ये रिलेशन का ही क्वेश्चन है, रिलेशन को इस बार नया सा नाम दे दिया फंक्शन, और उसमें कुछ कंडीशन आ गया बस। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये 3 4 कुछ कुछ क्वेश्चन है, आज ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं देंगे, 2 3 4 कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और ये फंक्शन वाला जो हमने स्टार्टिंग में आज पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिएगा एक बार अच्छे से।
ठीक है, एक बार अच्छे से उस पॉइंट को, ओहो मैं एक चीज भूल गया, कल मैंने रिलेशन का क्वेश्चन नहीं भेजा आप लोगों को, मैं भूल गया, अभी मेरे को याद आया अचानक से इसको देख के। ठीक है, तो मैं अभी आज भेज दूंगा, रिलेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के पास, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद फंक्शन वाले क्वेश्चन भी हम लोग सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप लोग का नेक्स्ट क्लास चलेगा, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।